बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात आज हम करेंगे 11वें चैप्टर में कैटालाइसिस से। Catalysis means how a catalyst works to catalyze a reaction। कि किसी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एक कैटलिस्ट किस तरह से काम करता है, दिस इज कॉल्ड कैटलाइसिस। अब आपको ये पता है कि जो कैटलिस्ट होता है that is taken in very small amount, बहुत कम मिकदार में बेटा इसकी ज़रूरत होती है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता। और जैसे यहाँ पे आपकी बुक में ही एक एग्जांपल है, इक्वेशन उन्होंने नहीं दी हुई कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलकर H2O बनाते हैं तो आपने पढ़ा हुआ है प्लाटिनम कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब ये जो प्लाटिनम है ये बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है, और ये चाहिए भी होता है इन वाटर सस्पेंशन। प्लाटिनम फाइनली पाउडर प्लाटिनम चाहिए होता है। ये जो प्लाटिनम होता है इट मस्ट बी फाइनली पाउडर इन सस्पेंशन फॉर्म। पानी के अंदर इसका सस्पेंशन बनाया हुआ होता है। ये बेटा दूसरी जो एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, KClO3 डिकम्पोज करता है in presence of small amount of MnO2। KClO3 सॉलिड है, इसको हीट करते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ MnO2 और वो भी कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। बेटा KCl बनता है, वो सॉलिड होता है, प्लस 3O2 दैट इज ऑक्सीजन, वो गैस होती है। ये 6 मोल्स होते हैं और ये भी 6 मोल्स होते हैं। सिमिलरली HCl की ऑक्सीडेशन दी गई है, उसकी इक्वेशन बदतमीजों ने दी हुई है, पहली दो इक्वेशन नहीं दी हुई। इस HCl की ऑक्सीडेशन हो रही है और वो हो रही है क्यूप्रिक क्लोराइड की मौजूदगी में, दैट इज CuCl2, और वेरी स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। बेटा 2 मोल वाटर प्लस 2 मोल्स ऑफ Cl2। ठीक है जी। ऑक्सीडेशन इस लिहाज से कि यहाँ -1 से ये 0 स्टेट में चली। ठीक है जी। तो बेटा कैटलिस्ट करता क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू कैटलिस्ट एक्ट? बेटा कैटलिस्ट जो होता है गिव एन alternate pathway to a chemical reaction। Pathway mean mechanism। पाथवे का मतलब क्या होता है? मैकेनिज्म। ये हमें एक नया मैकेनिज्म दे देता है कि रिएक्शन इस तरह से होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और इसकी जो अहम बात बताता चलूँ, तो ये है कि जब आप किसी भी रिएक्शन की एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इधर आप लिखते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट और इधर आप लेते हैं एनर्जी। बेटा आम तौर पे ये रिएक्टेंट है अगर, और ये प्रोडक्ट हैं,
तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए, और ये जो एनर्जी है दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये जो मैंने रेड बनाया है दिस इज विदाउट कैटलिस्ट। हाँ, अगर कैटलिस्ट डाल दिया जाए तो जो रिएक्शन है उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होगा कि रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो बहुत कम रह गई है। ये था जो रेड वाला था, इट वाज विदाउट कैटलिस्ट, और ये जो ग्रीन वाला है दिस इज विद कैटलिस्ट। ठीक है जी। तो कैटलिस्ट के बिना जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो ज्यादा है, और कैटलिस्ट डाल के जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बेटे बहुत तेज हो जाता है। जी बेटा, बात को आगे लेके चलते हैं। अब जो टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस है ये दो तरह की होती है। नंबर एक, होमोजीनस कैटालाइसिस, जिसमें बेटा नाम से ही अंदाजा हो रहा है रिएक्टेंट एज वेल एज जो कैटलिस्ट है दे आर इन सेम फेज। सेम फेज कह लें, सेम फिजिकल स्टेट कह लें, एक ही बात। ठीक है जी। तो इसकी जो एग्जांपल उन्होंने दी हुई है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग का एक पुराना तरीका होता था, आजकल वो इस्तेमाल नहीं होता। पुराने ज़माने में ये इस्तेमाल होता था, इसको हम कहते थे लेड चैम्बर्स प्रोसेस। तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवाई जाती थी इन प्रेजेंस ऑफ NO, और बेटा NO भी गैस है, और ये बन जाती थी बेटा सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस केस में आप देख रहे हैं रिएक्टेंट और एज वेल एज जो कैटलिस्ट है, ठीक है, दोनों गैशियस फेज में, दोनों गैशियस फेज में है। और ये रिएक्शन होता था एक जमाने में, वो हम कहते थे लेड चैम्बर प्रोसेस। ठीक है जी, जस्ट होल्ड ऑन। जी, इसकी जो दूसरी एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, ये रिएक्शन बहुत कॉमन है, आप पढ़ चुके हुए हैं, आपने इसको उल्टे तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन इसको आप क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आप इसको जिधर से मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बात आपने रिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़ी हुई। ये भी एक्वस है,
प्लस H2O, वो तो होता ही पानी है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। H2SO4 इसमें एक्वस सोल्यूशन यूज करते हैं और बन जाता है बेटा CH3COOH, वो भी एक्वस, और प्लस C2H5OH, और वो भी एक्वस, ठीक है। इसमें भी बेटा रिएक्टेंट और ये जो कैटलिस्ट हैं दे आर इन सेम फिजिकल स्टेट, और वो फिजिकल स्टेट क्या है बेटा, वो है एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म, ठीक है। ये तो हो गया होमोजेनियस कैटालाइसिस। बेटा एक दूसरा कैटालाइसिस है, उसकी तरफ हम चलते हैं, एंड दैट इज हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। ये हेट्रोजीनस कैटालाइसिस क्या है बेटा? हेट्रोजीनस कैटालाइसिस से मुराद ये होती है कि जो कैटलिस्ट है और जो रिएक्टेंट है दे आर नॉट इन द सेम फिजिकल स्टेट, वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में। तो इसमें एक एग्जांपल इन्हें यहाँ पे देनी चाहिए थी, मैं अजीब मुझे लगता है, पाकिस्तानी किताबें लिखने वाले भी कुर्बान जाऊँ इनको। चले पहले थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन का हल्का सा अंदाजा कर लें। रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट या डिफरेंट फेज पे। जी बेटा, मैं बात कर रहा था पाकिस्तान में किताबें लिखने वाले कुर्बान जाऊँ इनकी अकल पे, नकलें मारते हैं और बाद में फिर नकल के लिए भी कहते हैं ना अकल की जरूरत होती है, सिफारिश ही सारे बदतमीज। ये जो लेड चैम्बर प्रोसेस है, मैंने क्या कहा था, ये एक ओल्ड प्रोसेस है, आजकल वैसे दुनिया में मतरूक हो गया है। इसका एक लेटेस्ट प्रोसेस है, आप सेकेंड ईयर में उसको डिटेल से पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्टेक्ट प्रोसेस। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में रिएक्शन सेम है, लेकिन कैटलिस्ट जो है वो प्लाटिनम है, सॉलिड स्टेट, ठीक है। और इस प्रोसेस को अब हम कहते हैं लेटेस्ट सल्फ्यूरिक एसिड। पाकिस्तान में भी सारे कारखाने सल्फ्यूरिक एसिड के वो कॉन्टेक्ट प्रोसेस से बनाते हैं। अब तो ये दुनिया में वैसे ही मतरूक हो गया हुआ है, जो इसने पहले वाले में दिया, दैट इज लेड चैम्बर प्रोसेस। असल जो बात नोट करने की है वो बेटा जी ये है कि यहाँ ये गैसियस स्टेट में और ये सॉलिड स्टेट, बात वही है कि फिजिकल स्टेट्स में इनकी डिफरेंट है। दोबारा आपकी किताब वाली एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। आपकी किताब में जो पहली एग्जाम्पल है वो अमोनिया की ऑक्सीडेशन की है। ये जो अमोनिया की ऑक्सीडेशन का है रिएक्शन, इसकी भी एक तारीख है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। हिटलर का नाम सुना होगा आपने। हिटलर ने पहली जंग अजीम में रौला डाल दिया अपने साइंटिस्ट को बुला के कि मुझे नहीं पता, मुझे नाइट्रिक एसिड बना के दे वरना एक महीने बाद सबको गोली मार दें। तो नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये जो NO मैंने लिखा है ये बुनियादी चीज है, ये ठीक है। अब ये NO बनाने के लिए साइंटिस्ट ने उस वक्त ऑसवाल्ड एक साहब थे, तो उन्होंने ये जो रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला रिएक्शन अमोनिया वाला, इन्होंने पहली जंग अजीम के दौरान जब हिटलर ने उनको धमकी दी कि मुझे नहीं पता, मुझे नाइट्रिक एसिड चाहिए, जैसे मर्जी बना के दी, तो उसमें ये जो रिएक्शन है वो मतलब इजाद किया था कह लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही सूरत हाल है बेटा कि ये रिएक्टेंट गैसियस फेज में है और कैटलिस्ट जो है वो डिफरेंट फेज में है, दैट इज सॉलिड, ठीक है। सिमिलरली एक और रिएक्शन जो आपकी बुक का ही है वो भी मैं लिख रहा हूँ, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, गैस होती प्लस हाइड्रोजन, बेटा वो भी गैस है, ठीक है। और आपको पता है निकल की मौजूदगी में
200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इथीन से, ये आपने मैट्रिक में रिएक्शन पढ़ा हुआ है, आप CH3 और ये भी गैस ही होता है बाई चांस, और ये इथेन आप बना, ठीक है। अगेन वही सूरत हाल जो पहले हमने अभी ऑब्जर्व की है कि रिएक्टेंट और ये जो कैटलिस्ट है, ठीक है, दे आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। यहाँ पे भी जो कैटलिस्ट है दैट इज सॉल्ट, ठीक है जी बेटा। बात को आगे लेके चलते हैं। अगला जो हमारा सेक्शन है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। इसके स्टेप्स हैं, ये तकरीबन 8 इसके स्टेप्स बनते हैं, हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है कि कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन। पहली बात तो ये है, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एंड नो चेंज इन मास, और मास भी चेंज नहीं होती क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं करती। रिएक्शन करेगा तो उसकी मास चेंज होगी। हाँ, ये हो सकता है कि फिजिकली उनमें जो है चेंज आ जाए। फिजिकल क्या है, कहते हैं MnO2 जब डाला जाता है तो ग्रेनुलर फॉर्म में होता है, और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन MnO2 जो है वो फाइनली पाउडर स्टेट में आ जाता है। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ है तो MnO2। इसी तरह से जो निकल वगैरह है, प्लाटिनम वगैरह है, जब ये डाले जाते हैं तो ये बड़े जबरदस्त शाइनिंग होती है, ठीक है। जब बाहर निकलते हैं तो इनकी शाइनिंग सरफेस जो है वो डाल हो जाती है, तो दैट इज फिजिकल चेंज। तो ये केमिकल चेंज नहीं है, तो लिहाजा इस चेंज को आप चेंज नहीं कह सकते जी मेरा बेटा। आगे हम बात को बढ़ाते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है जी, कहते हैं हमें ट्रेस अमाउंट चाहिए, कि हम ये सिर्फ लिखेंगे कि दे आर नीडेड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत थोड़ी सी मिकदार चाहिए। ये नहीं है कि अगर 10 किलो रिएक्टेंट है तो कैटलिस्ट 1 किलो है। नो, कैटलिस्ट मिलीग्राम्स में भी काफी होगा। यहाँ यही वो बात कह रहा है कि 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन और 1.25 डेसीमीटर ऑफ ऑक्सीजन को पानी में तब्दील करने के लिए 1 मिलीग्राम फाइनली डिवाइडेड प्लाटिनम काफी है। मैंने अभी पिछले शीट पे लिखा था कि इनका जो कैटलिस्ट होता है वो प्लाटिनम होता है और वो सस्पेंशन होता है पानी। इसी तरह से ड्राई अमोनिया और HCl नहीं रिएक्शन करते, लेकिन मॉइस्चर की मौजूदगी में बहुत हल्का सा मॉइस्चर चाहिए होता है। चले मैं दोनों रिएक्शन लिख के देता हूँ यहाँ पे। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, ठीक है। वो कहता है 2.5 डेसीमीटर क्यूब ये ले लें और 1.25 डेसीमीटर क्यूब अगर ये ले लें, तो जो प्लाटिनम चाहिए सॉलिड, तो दैट इज ओनली 1 mg, ओनली 1 mg। तो इसी तरह से वो कहता है एमोनिया और HCl मिलकर ये क्या बनाते हैं, NH4Cl सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ वाटर चाहिए गैसियस फॉर्म में, ट्रेसेस में नमी चाहिए, तो सिर्फ ट्रेसेस में चाहिए तो थोड़ी सी मिकदार, ठीक है। तो इसी तरह वो कहता है कि अगर आप थाउजेंड्स ऑफ लीटर ऑफ H2O2 को डिकम्पोज कर सकते हैं वाटर में, ठीक है, ये लिक्विड होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हल्का सा प्लाटिनम चाहिए होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है वाटर में और ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो इसके वो क्या कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ लीटर,
प्लाटिनम किस में चाहिए होता है जी? ट्रेस में, बहुत थोड़ा सा चाहिए। ये बेटे हो गया दूसरा पॉइंट। कहते हैं कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज प्रेजेंट इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। तीसरा पॉइंट, ठीक है, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में सर ये सेकंड वाला एक दफा रिपीट करते हैं। मोर इफेक्टिव होता है बेटे, करवा। कहता है ये नीडेड इन ट्रेस अमाउंट, बड़ी थोड़ी सी मिकदार में चाहिए। ये 3 एग्जांपल्स आपके इसमें दी हुई थी, मैंने वो 3 एग्जांपल्स की इक्वेशन बना के आपको डिस्कस किया है। कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर 2.5 लीटर और इसका 1.25 लीटर आधा चाहिए, तो प्लाटिनम जस्ट 1 मिलीग्राम चाहिए। इसी तरह बेटा अमोनिया और HCl मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाता है, लेकिन अगर मॉइस्चर मौजूद ना हो ट्रेसेस में, बड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर, तो ये अमोनियम क्लोराइड नहीं बनेगा। सिमिलरली बेटा अगर H2O2 ले लें, कहता है अगर आप इसको डिकम्पोज करना चाहते हैं वाटर में और ऑक्सीजन में, तो बेटा थाउजेंड्स ऑफ लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके बहुत ट्रेसेस, बड़ी थोड़ी सी मिकदार, कहता है जस्ट 1 ग्राम काफी। ठीक है, ये थाउजेंड्स ऑफ लीटर है और ये जस्ट 1 ग्राम। ठीक हो गया जी। बेटा थर्ड में वो कह रहा है कि कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में वो मोर इफेक्टिव होता है। फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में मोर इफेक्टिव क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर लार्ज सरफेस एरिया आ जाता है। बेटा लार्ज जब सरफेस एरिया हो जाएगा तो ज्यादा सतह मुयसर होगी रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करते हुए। ठीक हो गया जी। जैसे इन्होंने तीसरे पॉइंट के अंदर ही बताया होता है, कहता है लंप ऑफ प्लाटिनम की कैटालिटिक एक्टिविटी कम है, लेकिन अगर पाउडर स्टेट में या कोलॉइडल प्लाटिनम, कोलॉइडल मीन पानी में उसका कोलॉइड बना हो, कोलॉइड जानते हैं? हाँ जी, एनीबॉडी? कोलॉइड एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है कोलॉइड और एक होता है सस्पेंशन। माशाल्लाह फर्स्ट ईयर आप पढ़ चुके, सॉल्यूशंस का चैप्टर पढ़ चुके। क्या फर्क है तीनों में? जी बेटा हाय हाय, सुमुन बुकमुन तक नहीं पता। अब्दुल्ला उमर नहीं पता? सुन ले, पानी में चीनी डालें, चीनी नजर नहीं आती मिक्स होने के बाद, दिस इज सॉल्यूशन। पानी में नमक डालें, नमक नजर नहीं आता, पानी नमकीन हो जाता है, दिस इज सॉल्यूशन। चलिए पानी में सत्तू डाल दो, नजर आ रहे हो? ठीक है, हिला के छोड़ दें, नीचे बैठ जाए, सेटल डाउन हो जाए, दैट इज सस्पेंशन। दो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं कि आपने सोल्यूट डिसॉल्व किया, सोल्यूट गायब, नजर नहीं आ रहा मिक्सिंग के बाद, तो दैट इज सॉल्यूशन। आपने पानी में सत्तू डाले हैं या सत्तू को छोड़ दीजिए, रेत डालने पर मिक्स नहीं होती, नीचे सेटल डाउन हो जाती, दैट इज सस्पेंशन। इन दोनों के दरमियान में एक कैफियत होती है, दैट इज कोलॉइड। दूध एक कोलॉइड है। दूध में ना तो शफाफ है, ना आर पार दिखता है, ठीक है, ना दूध में पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन करते, तो दिस इज कोलॉइड। ठीक है, जो पेंट्स होते हैं घरों में करने वाले पेंट्स, दीज आर कोलॉइड। ठीक है जी। कोलॉइड्स में पार्टिकल्स ना गायब होते हैं ना नीचे बैठते हैं, बल्कि रिमेन सस्पेंडेड। ठीक है, जो सोल्यूशन होता है उसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो गायब हो जाते हैं। सोल्यूशन की एक निशानी ये भी है कि इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट से क्या मुराद है कि आपने एक बीकर में, चाहे आप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लें, वो रंगदार जरूर होगा लेकिन उसके आर पार आपको नजर आएगा। ठीक है, तो जो कोलॉइड होता है ना, इसके आर पार आपको दिखता नहीं है, तो दिस इज
द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन कोलॉइड एंड सस्पेंशन। तो खैर तीसरे पॉइंट में कहता है लंप ऑफ प्लाटिनम की कैटालिटिक एक्टिविटी कम है, लेकिन अगर आप प्लाटिनम कोलॉइडल फॉर्म में लें तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी ज्यादा है। कोलॉइडल फॉर्म वही फॉर्म, ये पानी में उसका कोलॉइड बन जाए। चलें चौथे की बजाय अभी तीसरा ही इसका एक हिस्सा रहता है। आपने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है, बड़े अरसे से आप पढ़ रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन, हाँ जी, निकल की मौजूदगी में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बना देता है बेटा वनस्पति की। ये सब ने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है। ये जो रिएक्शन है वनस्पति की बनने वाला, इसमें ये जो निकल है अगर तो टेलों की फॉर्म में होगा तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी कम होगी। तो अगर इसको पाउडर्ड स्टेट में ले लें तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से इसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो बहुत तेज हो जाती है। बेटा चौथा ये है कि कैटालिस्ट एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर असरअंदाज नहीं होता। ये आपने 8 चैप्टर में पढ़ा हुआ है। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट that means A moles of A plus B moles of B, reversible reaction C moles of C plus D moles of D। इसका आप लिखते थे Kc, तो Kc किसके बराबर होता है बेटा? ऊपर आप प्रोडक्ट ले लेते हैं उनकी कंसंट्रेशन, और नीचे आप क्या ले लेते हैं? रिएक्टेंट्स और उनकी कंसंट्रेशन। कहता है कैटलिस्ट का सॉरी टेम्परेचर इसका कैटलिस्ट का केसी के ऊपर कोई असर नहीं। हाँ, अगर ये एक्विलिब्रियम पहले 10 घंटे में पहुंचता है तो कैटलिस्ट हाँ इसको 2 घंटे में पहुंचा देगा। यानी कैटलिस्ट एक्विलिब्रियम वाले रिवर्सिबल रिएक्शन के फॉरवर्ड एज वेल एज जो रिवर्स रिएक्शन दोनों को एक्सेलरेट कर देता। जब दोनों को एक्सेलरेट कर देगा तो हम कहेंगे कि एक्विलिब्रियम इज रीच इन लेसर टाइम। कम वक्त में एक्विलिब्रियम पे आप पहुंच गए। जी बेटा जी, आगे हम बात को बढ़ाते हैं। ये पांचवा जो स्टेप है ना, कुर्बान जाऊं मैं इस किताब लिखने वाले। पाकिस्तान में ये 2002 से ये किताब चल रही है, और मेरी जो केमिस्ट्री है वो आज से खैर कोई 28 साल पुरानी हो गई। वो ये कहती है कि कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, और पहले सेंटेंस में ये यही कह रहा है पांचवें कि कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन। बिल्कुल सही कह रहा है। विच इज नॉट थर्मोडायनामिकली फिजिबल, जो मुमकिन नहीं है ना रिएक्शन, ये कैटलिस्ट उसको स्टार्ट नहीं। अगली बात अहम है, बट it is now considered that catalyst can initiate a reaction। सुभान अल्लाह, पहली बात की नफी कर। ठीक है, आपने ये जो दूसरा सेंटेंस है इसको काट ही देना, इसको खा जाना है, इसको नहीं याद रखना। मैकेनिज्म ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही आज आगाज में बता दिया कि कैटलिस्ट एक्चुअली एक नया मैकेनिज्म दे देता है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। ठीक है जी, मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी कल इसी पॉइंट से छठे से हम दोबारा शुरुआत करेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट्स थोड़े से इलेबोरेट होना है, टाइम हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती। अल्लाह आपका हामी।